बिस्मिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीडीपी का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर। ठीक है, सीडीपी का इसको जो है हम देखते जाते हैं और साथ में इसके जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे आते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। जब भी नॉट आया, एक्सेप्ट आया और लीस्ट आया, इसको सबसे पहले अंडरलाइन करना। तीनों का मतलब एक ही होता है इस सवाल में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डेवलपमेंट डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। डेवलपमेंट जो है ना डिफरेंट रेट्स पर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है सेफलाकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्कल, डायरेक्शन भी होता है, रेट भी डिफरेंट होता है। समझ में आया? सीक्वेंस फिक्स रहती है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। हाँ, हमने लफ्ज पढ़े थे पीओपी, प्रोग्रेसिव, प्रिडिक्टेबल और ऑर्डरली। हेरिडिटी इज द ओनली काउज ऑफ डेवलपमेंट। हेरिडिटी जो है ओनली काउज है डेवलपमेंट का? नहीं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। हाँ, तरतीब से होता है। देखो, हेरिडिटी जो है ना, डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कि सबसे पहले जो है ये डिफरेंट रेट्स पर होता है। डेवलपमेंट जो है रिलेटिवली ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और प्रेडिक्टेबल भी होता है। हेरिडिटी इज द ओनली कॉज ऑफ डेवलपमेंट। ओनली नहीं होता, हेरिडिटी के अलावा एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। हाँ, तरतीबवार होता है, बेतरतीब नहीं होता है और धीरे धीरे होता है। हाँ, ये जो है डेवलपमेंट बराबर होता है एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी। प्रोडक्ट है ये, मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों भी इसके लिए जरूरी है। दोनों भी, किसी एक से काम नहीं चलेगा। दूसरा हमारा सवाल है, ह्यूमन कैपेबिलिटी सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम डायरेक्टली अंडर परव्यू ऑफ। किसके परव्यू में आती है? कौन से डेवलपमेंट के? फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है ये, इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है, कॉग्निटिव का है या मोरल डेवलपमेंट का है? ये कॉग्निटिव का है। फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आएगी? है हाइट आ जाएगा, वेट आएगी, साइज आएगा, शेप आएगा, जिसको हम गिन सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो है मेंटल है चीजें, इंटेलेक्चुअल है, और क्या होती है? कॉग्निटिव। ये सब एक ही चीज के नाम होते हैं और ये सब जो है इसी की जो है हिस्सा है। असर्शन है, assertion है, चिल्ड्रन एक्वायर स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। बच्चे जो कथन है, बच्चे केवल औपचारिक विद्यालय शिक्षा के माध्यम से ही कौशल, मूल और परंपराएं अर्जित करते हैं, सीखते हैं। ओनली, क्योंकि जो है ये कौन सा होता है पता है? पहले सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ए सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। दो चीजें यहां पर ध्यान में रखो। सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होगा वो दो तरह से होता है। कौन सा? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। तो पहले वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ए सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखो, सोशलाइजेशन किसका हिस्सा है? ये सब जो है हमने डेवलपमेंट में पढ़े। डेवलपमेंट का ही जो है कौन सा जो है डेवलपमेंट का डोमेन है? फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है और इमोशनल है।
ये भी जो है डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। डेवलपमेंट जो है लीनियर होता है क्या? डेवलपमेंट का हिस्सा होता है स्पाइरल होता है। ये समझ में आया फॉर्मल का? फॉर्मल फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल होता है? नहीं होता है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? ये क्या है? गलत है। अब दूसरा जो है ये सिंपल होता है कि मैंने हमेशा कहा जो भी जो है प्रोसेस होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपल होगा क्या? नहीं। और ये जो है ये डेवलपमेंट का ही डोमेन है, ये लीनियर बता रहा है। लीनियर होगा क्या? नहीं, बल्कि लीनियर की बजाय क्या होगा? लीनियर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? स्पाइरल होगा। मतलब दूसरा भी रीजन भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? बोथ ए एंड आर फॉल्स। As per Jean Piaget, individuals continually keep searching for a solution to achieve the state of। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति निरंतर डैश की अवस्था प्राप्त करने के लिए समाधान खोजते रहते हैं। डिसइक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। देखो ये एडेप्टेशन है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी के दो हिस्से हैं, एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है। समझ में आया? ये हो गया, ये किसका हिस्सा है? एडेप्टेशन का है। तो सबसे पहले जो है स्कीमा जो रहता है बच्चे के जहन में, कोई नया स्कीमा रहेगा, स्कीमा में कोई नई चीज ऐड हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, अब कोई नई सिचुएशन आ गई तो जो उसकी मालूमात थी वो पूरी दरहम बरहम हो जाएगी। इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रेशन। अब डिसइक्विलिब्रेशन हो गया, बच्चे को जो है पूरा दरहम बरहम हो गया, जो नॉलेज उसके पास में थी वो जो है अब उसको समझ रहा है कि वो गलत थी। डिसइक्विलिब्रेशन पैदा होगा। डिसइक्विलिब्रेशन के बाद में जो है क्या होगा? अकोमोडेशन। ठीक है, और अकोमोडेशन होने के बाद कि उसका इंफॉर्मेशन बैठ गई, फिर वापस क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रेशन तैयार हो जाएगा। समझ जाए, ये इसकी स्टेप्स है। अब मुझे सवाल का जवाब दो कि जीन पियाजे के मुताबिक इंडिविजुअल कीप सर्चिंग फॉर ए सॉल्यूशन टू अचीव द स्टेट ऑफ। कौन सी चीज को जो है कायम रखने के लिए करेगा? तो वो करेगा इक्विलिब्रेशन के लिए, क्योंकि डिसइक्विलिब्रेशन तो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वापस वो जो है अकोमोडेशन होगा, फिर जो है इक्विलिब्रेशन तैयार होगा। एक बच्चा जाते जाते देखता है कि 4 पैर वाली जो है गाय होती है, फिर सामने से जो है घोड़ा गुजर गया, तो उसको पता चला नई सिचुएशन आ गई, जो वो जानता था वो पूरी चीज तरम बरम हो गई। धर्म भरम होने के बाद नई सिचुएशन उसकी तैयार हुई, उसने माना कि ये क्या है? हमारी सिचुएशन, नई चीज उसके जो है स्कीमा में ऐड हो गई, तो वो वापस इक्विलिब्रेशन हो गया। फिर नई सिचुएशन आएगी, डिसइक्विलिब्रेशन होगा, फिर जो है अकोमोडेशन होगा, उसके बाद में इक्विलिब्रेशन वापस हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रेशन ही जो है उसकी स्थिरता है। समझ में आया? जहां पर रुकेगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रेशन। तो ये इसका जवाब क्या है? इक्विलिब्रेशन। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। किसकी? सबसे पहले जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किसने दिया? ये जीन पियाजे ने दिया। ये कौन सी स्टेज से गुजरती है? पियाजे के ताल्लुक से एक बात मालूम है, पियाजे कहता है कि डेवलपमेंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बहुत सारी बातें सिर्फ मेजर हम जहन में रख रहे हैं। ये कौन सी स्टेज से आता है? देखो यहां पर बच्चा रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, रिफ्लेक्सेस का, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस, और उसके बाद में जो है क्या होगा? डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन के बाद में और कौन सी चीज आता है? सर्कुलर रिएक्शन।
ये 4-5 चीजें जो है सेंसरी मोटर स्टेज की है। प्री ऑपरेशनल क्या, उसके बाद की स्टेज आती है। प्री ऑपरेशनल में क्या होगा? एनिमिज्म, एनिमिज्म होगा। उसके बाद में आर्टिफिशियलिज्म होगा, मैजिकल थॉट होगी, इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी क्या? रिवर्सिबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी? नहीं, इरिवर्सिबिलिटी रहेगी। रिवर्सिबिलिटी कब अच्छी हो जाएगी? हाँ, सेंट्रेशन रहेगा, मतलब एक ही चीज पर जो है बच्चा क्या करेगा? ध्यान केंद्रित करेगा। कंजर्वेशन जो है उसका अचीव नहीं होगा, क्लासिफिकेशन अचीव नहीं होगा। अब एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है पूरे सेंसरी आजा के जरिए से लॉजिक जो है अखज करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर से है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो उसमें जो है क्या होगा? कंजर्वेशन होगा, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन करेगा वो, सीरिएशन भी आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, डिसेंट्रेशन आ जाएगा। ये इसकी जो है चीजें आ जाएगी। अब बचा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा जो है यहां पर कितनी एज का हो रहा है? 11 प्लस जो है साल का हो रहा है। तो उसकी जो है कौन सी हाइपोथेटिकल थिंकिंग बनेगी? हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब कि अब बच्चा सेंसरी ऑर्गन के, सेंसरी आजा के जरिए जो इल्म हासिल होता है उसके बाहर सोचने लग गया, समझने लग गया। इसी वजह से इस उम्र में बच्चे को जो है आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट दिए जाते हैं। साइंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, अलजेब्रा का आ जाएगा, ज्योमेट्री का आ जाएगा, दूसरी जो है और ज्यादा जो है मुश्किल चीजें इसमें शामिल हो जाएगी। आंसर जो है फॉर्मल आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? ये तो हमने डिस्कशन के लिए रखे, इसको ऑप्शन क्या आएगा? फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to move from reflexive action to intentional activity? रिफ्लेक्सिव एक्शन से जो है वो इंटेंशनल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। दोनों वर्ड जो है तुमने पढ़े हुए, मैं भी समझाऊंगा ना तो आ जाएगा जहन में। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं से उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिव काय की है? कौन सी इसकी है? इंटेंशनल एक्टिविटी को हम दूसरा लफ्ज क्या बोलते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, समझ में? और रिफ्लेक्सेस जो है सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। तो कौन सी स्टेज हो रही है? ये सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है यहां पर। समझ में आया? मैंने कहा ना कि जवाब जो है वही होगा जो तुम्हारे को पता है, लेकिन सवाल को सिर्फ वो तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। Who presented with when presented with the Hens dilemma 8-year-old गुरप्रीत? देखो 8-year-old आते से समझ जाना ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है। कौन सी स्टेज की बात होगी ये? 4 से 10 साल वाली, 3 से 10 साल वाली जो है तो पहली स्टेज, पहली लेवल प्री कन्वेंशनल की बात हो रही है बच्चे की एज को देखते हुए। अब उसमें 2 स्टेजेस है, 2 स्टेज में से कोई एक स्टेज ये होगी। समझ में? 2 लेवल है ना, मतलब जो है प्री कन्वेंशनल 8 साल का बच्चा कौन सी स्टेज में आता है? इसकी जो है 3 स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। बराबर। पहली स्टेज कहां से कहां तक है? ये है 4 से 10, दूसरी है 10 से 13, और ये क्या है 13 प्लस। समझ में आया? अब बच्चे की एज बता रहे हो 8 साल, मतलब कौन सी स्टेज का बच्चा है? प्री कन्वेंशनल का है। मतलब जो स्टेज जो है प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस है, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरी कौन सी है? हाँ,
उसी को यहाँ पर दूसरे नाम से पेश किया उसको। चलो देखो यहाँ पर जो है सवाल का जवाब है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं हालांकि, क्योंकि जो है जवाब यहाँ पर जो है पूरा उम्र के हिसाब से ही हल हो चुका। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर when presented with the Hans dilemma, 8-year-old groupie responded that Hans should steal the money because he needs it. At which stage of moral reasoning is children's judgment of right and wrong determined by personal needs and wants? 8 साल की बच्ची बोलती है कि उसने जो चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी, तो वो कौन सी स्टेज में है? देखो, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कौन सी बच रही है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट, है ना। मतलब लोग जो है इस वजह से इसमें मेरे लिए क्या फायदा है, इसमें बच्चा क्या करता है? बदले की बात करता है कि उसको जो है बदले में कुछ चीज मिलना चाहिए। वो जो है सोसाइटी की उसकी जो जितनी भी मोरालिटी होती है वो इस चीज पर डिपेंड होती है कि लोग जो है मानते हैं क्योंकि उनको बदले में कोई चीज मिलती है। ठीक है, इसको डील करना है और अंदर जाकर ये समझ में आ रहा है। Lev Vygotsky's theory is referred to as a dash theory. ये थ्योरी किसने पढ़े? हमने किसने दिया? साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको डायनेमिक थ्योरी, और एक लफ्ज है उसका साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, ये किसने दिया है? बिहेवियरिस्ट किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, तो हमारी कौन सा जवाब क्या है इसमें? समझ में आया? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेस अमंग चिल्ड्रन, कौन सी चीज जो है यहाँ पर फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव प्रोसेस को? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली जगह में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है। देखो यहाँ पर जो है ना, इसने जितने टूल्स की बात किया है, टूल्स की बात किया, टूल्स क्या है पता है? इसने टूल्स की बात किया है। ये बोलता है कि बच्चा जो सीखता है, ये शायद हो सकता तुम्हारे लिए नई बात हो, बच्चा जो सीखता है, सवाल आया तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा जो सीखता है, इसके पीछे की वजह क्या है कि बच्चा डायरेक्टली नहीं सीखता है समाज से, बल्कि वो टूल्स के जरिए से सीखता है। अब इसके मुताबिक टूल्स क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या है? लैंग्वेज है, दूसरा है सिंबल है, जो मैथ्स में है, जमा वजा जरब तकसीम जो है। तो तीसरी बात ये क्या कहता है? आर्टिफैक्ट्स जो समाज से मिले, कल्चर से मिले, ये सब चीजों की वजह से ये क्या बोलता है? टूल्स है। बच्चा डायरेक्टली समाज से नहीं सीखता, बल्कि इन टूल्स के जरिए सीखता है। समझ में आया? और इसमें सबसे बड़ा टूल्स कौन सा है? लैंग्वेज। आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीजें जो समाज में है, जिसके जरिए से, जैसे चीजें हो गए, बिल्डिंग हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, या दूसरी चीजें हो गई, वो सब क्या है? Which of the following shifts are required to make education child centric? चाइल्ड सेंट्रिक के लिए कौन सी चीज जो है इसमें से जरूरी है? फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, हाँ, फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की तरफ जो है ले जाना है? नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बेस्ट है। समेटिव तो निगेटिव वर्ड है, क्या ये निगेटिव है? तो फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ क्यों जाना है? समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ आना है। समझ में आया? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं जिसमें बच्चे का जो है खामियों को पता लगा कि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये साल भर चलने वाला प्रोसेस है और सबसे बेहतरीन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है।
बल्कि समेटिव असेसमेंट जो है साल में 2 ही मरतबा होता है, फर्स्ट टर्म पेपर और सेकंड टर्म पेपर। वो क्या है, समेटिव है, लेकिन ये निगेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे के जो है खामियों को या बच्चे के जो लर्निंग गैप्स है उनको हम दुरुस्त नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम रोड मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हाँ, रोड मेमोराइजेशन से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना है। हाँ, पहले रोड मेमोराइजेशन करते थे, अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना है। समझ में आया? फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग टू लेक्चर मेथड, डिस्कवरी लर्निंग को छोड़कर लेक्चर मेथड की तरफ जाना है क्या? फ्रॉम फ्लेक्सिबल करिकुलम टू स्टैंडर्डाइज करिकुलम, हाँ, स्टैंडर्ड से जो है फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है और लेक्चर मेथड से डिस्कवरी लर्निंग की तरफ जाना है और जो है मेमोराइजेशन से एक्टिविटी बेस्ड की तरफ जाना है और जो है समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है। इतना क्लियर है? अब साथ में ये लफ्ज आया है तो इसको जो है साथ में डील करते हुए चलते। डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था? स्पाइरल करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम का भी कंसेप्ट इसे नहीं दिया। और एक और कंसेप्ट जो है इसने दिया है वो है इसका फोल्डिंग का भी कंसेप्ट जो है वाइगोस्की के अलावा इसने दिया है। समझ में आया? डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर ने दिया, स्पाइरल करिकुलम भी दिया और इसका फोल्डिंग की भी बात यही करता है। समझ में आया? एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स व्यू ऑन इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर के इंटेलिजेंस के मुताबिक क्या यह जो है हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस को जिस तरह देखता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज द सुपेरियर मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। देखो ये बोल रहा है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है तमाम इंटेलिजेंस में सबसे सुपेरियर है, ऐसा बोला है इसने गार्डनर ने। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स इज रेफर्ड टू एज ए म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को संगीत में बुद्धि कहा जाता है। इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 काइंड्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। ये किसने कहा है? स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, चार्ल्स अल्फ्रेड बिनेट ने कहा कि ये जो एक ही तरह की होती है यूनिफैक्टर थ्योरी होती है। चार्ल्स स्पेयरमैन ने कहा कि ये 2 तरह की होती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और इसने कहा स्टर्नबर्ग ने एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज का तुम तजिया करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो एनालिटिकल होती है। क्रिएटिव कोई नई चीज की इजाद करना, खोज करना, अपने से कोई चीजें जो है बनाना, क्रिएटिविटी है। और प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में तुम जो है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो काम करते हैं वो कहलाती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। किसके मुताबिक? स्टर्नबर्ग के। लेकिन यहाँ पर स्टर्नबर्ग के दूसरे किसी की जो है इंटेलिजेंस को अहमियत नहीं है सिवाय हार्वर्ड गार्डनर के। और हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक है ईच इंडिविजुअल हैज वेरिड लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस है। वेरिड का मतलब भी जो होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। यहां पर इसका मतलब हो गया मल्टी डायरेक्शनल, और एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसका मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, ये कहना है किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। और इसके मुताबिक, हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक एक तरह की नहीं बोलता है बल्कि कितने तरह की बोलता है? 8 तरह की इंटेलिजेंस है। 8 तरह की ही इंटेलिजेंस जो है हर बच्चे में पाई जाती है, अलग अलग तरह से। एक बच्चे में एक से ज्यादा इंटेलिजेंस भी पाई जा सकती है। असर्शन है a teacher should encourage student to verbalize their thoughts while working on a problem। एक शिक्षक को समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सही है, प्राइवेट स्पीच जो है बच्चे का दिमाग डेवलप करती है। तो प्राइवेट स्पीच किसने दिया है? किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है।
आज वाइगोस्की ने कहा है कि जब बच्चा जो है आपस में एक दूसरे के साथ में बात कर रहा हो या अकेले में बात कर रहा है तो उसको रोकना टोकना नहीं है, क्योंकि उससे जो है बच्चे का क्या होता है, दिमाग डेवलप होता है। इस वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका जो है होता है, सेल्फ रेगुलेट करता है बच्चा, उसको सेल्फ डायरेक्शन के लिए जो है बच्चा करता है। तो दोनों सही है। तो क्या ये और ये एक दूसरे से जो है मिलते भी है, दोनों तो सही है, क्या इसकी जो है ये एक्सप्लेनेशन करता है? देखो जब भी एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो ये दोनों के चीज में जो है ना बिकॉज लिख देना। अब ये दोनों जुमले जुड़ते हैं बिकॉज से तो सही है, नहीं तो नहीं। A teacher should encourage students to verbalize their thoughts while working on a problem because private speech facilitates cognitive development of children है। तो फिर क्या आएगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A। A teacher can counter prevalent social gender stereotypes by शिक्षक प्रचलित सामाजिक लैंगिक रूढ़ियों को प्रकार चुनौती दे सकता है या सकती है। देखो रूढ़िबद्धता जिसको हम बोलते हैं या फिर जो है स्टेरियोटाइप है, स्टेरियोटाइप दो चीजें यहां पर समझना जरूरी है। एक चीज होती है जेंडर बायस, ये क्या है, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और क्या होता है जेंडर स्टेरियोटाइप और है जेंडर कॉन्स्टेंसी। ये चार कंसेप्ट को गौर से समझो। जैसे जेंडर कॉन्स्टेंसी कहते हैं जब बच्चा जो है समझ जाता है तकरीबन 4 या 5 साल की एज में कि मैं जो है लड़का हूं या लड़की हूं, बच्चे का ये मान लेना कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, वो क्या कहलाता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर बायसनेस होता है ऐसी चीज जो किसी एक जेंडर की तरफ हमारा जहनी झुकाव, बिलीफ से, पॉलिसी से, मैं सिर्फ सोच रहा हूं लेकिन मैंने अमल के जरिए से अभी किया नहीं, और जब तक मैंने जो है अमल के जरिए किया नहीं तो वो क्या हो गया, बायस। और जैसे ही मैंने एक्शन से, अमल से वो काम कर दिया तो वो बन जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दिमाग में मानता हूं कि लड़कियां जो है, मैं नहीं मानता वैसे, बात में समझ में आया, तो जो है लड़कियां लड़कों से कम ताकतवर होती है, इस वजह से वो कुश्ती में हिस्सा नहीं ले सकती। ये मेरी सोच है, तो ये क्या चीज होगी, जेंडर बायसनेस। लेकिन मैं जो है ये चाहता हूं कि ये सोच के साथ मैं बोलता हूं कि लड़कियों को कुश्ती में नहीं खिलवाऊंगा, ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। और मैं ये मानता हूं कि जैसे जो है लड़के जो है लड़की गुड़िया से नहीं खेल सकते और लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, ये क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप। ये जितने भी जेंडर स्टेरियोटाइप है प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ ए सोसाइटी, हमारे को इसको हर जगह चैलेंज करना है। समझ में आया, इसके जो है हमारे को विरोध में खड़े रहना है स्टेरियोटाइप की, डिस्क्रिमिनेशन के और बायसनेस के भी, लेकिन स्टेरियोटाइप। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, पहला है इंश्योरिंग गर्ल्स प्ले ऑनलाइन ओनली बैडमिंटन एंड बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल इन स्पोर्ट्स। इससे चैलेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इंश्योरिंग गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल द टीचर्स रजिस्टर एंड हेल्प हर, कि लड़कियों को जो है अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो जो है टीचर का रजिस्टर लेकर आए और उनकी मदद करे। इससे जो है हल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सीकिंग द हेल्प ऑफ बॉयज ओनली इन मूविंग फर्नीचर, फर्नीचर को जो है हटाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए सिर्फ लड़कों की मदद लो, ये भी क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो किसकी मदद लेंगे, लड़कियों की भी लेंगे, ये भी गलत। तो फिर कैसे चैलेंज होगा, मेकिंग ऑल जेंडर पार्टिसिपेट इन म्यूजिक, डांस एंड कुकिंग कॉम्पिटिशन। कुकिंग कॉम्पिटिशन में भी अगर से लड़का है तो वो कुकिंग कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चौथा सवाल है हमारा, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग among learners it is important to give ample opportunities to। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बच्चों को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। रोड मेमोराइजेशन, रेड मेमोराइज द कंटेंट,
देखो इसमें जैसे ही पहला ऑप्शन आया है जो गलत है तो पहले ऑप्शन में देख लेना, एक जहां जहां पर उसको काट देना। अब बचा है 2 और 3। पैसिवली इमिटेट द पैसिवली इमिटेट द टीचर। देखो बच्चा हमेशा एक्टिवली रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव रहेगा, पैसिवली कभी नहीं रहेगा। कोराबोरेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कोराबोरेट का मतलब भी होता है इसका फोल्डिंग। आमतौर पर जो है मदद करना, टेम्पररी हेल्प देना क्या कहलाता है? टू थिंक डाइवर्जेंटली ऑन ए प्रॉब्लम। तीसरा और चौथा सही है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम टीचर एम्फेसाइजेस अपॉन। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में टीचर जो है कौन सी चीज पर जो है ध्यान देगा? देखो समेटिव असेसमेंट निगेटिव है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की जगह जो है क्या होना चाहिए? रेफरेंस टेस्ट। समझ में? अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है? ये जो सीटीईटी का एग्जाम जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं यही क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तुम्हारे को 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए या 90 मार्क्स चाहिए, ये तुम्हारा क्राइटेरिया है। समझ में आए? जब भी इस तरह का क्राइटेरिया सेट रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, और ये पॉजिटिव है। और जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसमें नंबर दिए जाते हैं, तो ये क्या है? निगेटिव है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज तो चाहिए ही नहीं काय में भी। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये पॉजिटिव असेसमेंट होता है, हमेशा जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। समेटिव निगेटिव होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ डैश। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारी चीजों को जो हटाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए डैश को रूपों को समाप्त करना आवश्यक है। किसको? भेदभाव को। इंगेजमेंट जरूरी है, एक्सप्रेशन जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो जवाब क्या हो रहा हमारा? भेदभाव को एलिमिनेट करना है, हटाना है। In a classroom having students from diverse socio-economic backgrounds, a teacher should diverse क्लासरूम में विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें? सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। लो एक्सपेक्टेशंस, बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्या? हाई एक्सपेक्टेशन रखना है। एक्सपेक्टेशन कैसी होगी? हाई रखना है। तो ये क्या हो गया? यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आर स्कूल एंड आर क्लास। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को तुम्हारे को कनेक्ट करना है तो उसके लिए लफ्ज आना चाहिए हमारा, मेरा नहीं, हमारा। इंकरेज सेंस ऑफ एलियनेशन, सेपरेशन, अलग थलग रहना। अमंग स्टूडेंट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, स्ट्रेंथन स्टेरियोटाइप को मजबूत करना है। इनकलकेट स्टेरियोटाइप थ्रेट्स अमंग स्टूडेंट ऑफ सबऑर्डिनेट ग्रुप। छोटी क्लास के जो है बच्चों में जो है क्या करना है? उनको जो है बढ़ाना है, रूढ़ियों को मजबूत करे और वंचित समूह है उत्पन्न करे। नहीं, तो क्या होगा हमारा जवाब? हमारा या हमारी स्कूल। इस तरह के जो है जुमले तुम्हारे को इस्तेमाल करना चाहिए। सक्सेसफुल inclusion of student with visual impairment, a teacher should सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, ए टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए? देखो विजुअल इंपेयरमेंट का मतलब क्या हो गया? बच्चे को जो है आंखों की प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, दृष्टि दिव्यांग इसको कहते हैं। क्या? यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट।
पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे की जो है आंख कमजोर है उसके लिए पिक्चर का इस्तेमाल होगा क्या? नहीं। वर्बलाइज ऑल रिटर्न मटेरियल्स, बोलेंगे जो भी रिटर्न मटेरियल है उसको। हाँ, बच्चे की आंखें कमजोर है, कान नहीं कमजोर है। यूज अ लॉट ऑफ जेस्चर्स व्हाइल टॉकिंग, जेस्चर्स कितने भी तुमने जो है इस्तेमाल किए लेकिन सामने वाले को दिखाई दे रहे हैं क्या? तुम्हारे जो है चेहरे के हाव भाव बच्चा देख सकता है जिसकी आंखें कमजोर है। प्रोवाइड सबटाइटल्स टू द वीडियोस बीइंग शोन, जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें सबटाइटल दिखाना है? नहीं। In order to successfully include student with attention deficit hyperactive disorder ADHD, a teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए? ADHD वाले बच्चे को जो है सक्सेसफुली जो है दूसरे बच्चों के साथ में शामिल करे, क्लास में जो है बच्चा कमतर महसूस न करे। टीचर क्या करेगा? मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। गिव लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट। देखो एडीएचडी बच्चा क्या होता है पहले ये समझ लो। एडीएचडी वाला बच्चा ऐसा होता है कि जिसमें जो है अटेंशन डेफिसिट होता है, उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक क्या होती है? एक जगह पर नहीं रहती है। तो ऐसे बच्चे के लिए तुम्हारे को क्या करना है? छोटे छोटे चंक्स में काम देना है। काय में देना है? चंक्स में काम देना है। छोटा सा काम दो 2-3 मिनट का, फिर छोड़ दो, फिर 2-3 मिनट का छोड़ दो। पहले 10 सेकंड से शुरू करो, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह धीरे धीरे जो है उसका जो है क्या बनेंगे? ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो इसको जो है लेंथी और कॉम्प्लेक्स काम देंगे क्या? नहीं। हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। टीच यूजिंग ए फिक्स्ड मेथड। देखो मेथड कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगा, क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है अभी हमने एक पढ़े एडीएचडी। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को जो है ना एक जगह ध्यान रखने में मसला होता है, उसका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है एडीएचडी। अब दूसरा आ गया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है? ये सब जो है ना कौन सी है पता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज है। जो हमारा वीडियो ना लर्निंग डिसेबिलिटीज का, उसमें हमने जो है इसको डिटेल में देखे। यह डिसलेक्सिया ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसको अल्फाज समझ में नहीं आते, जिसको लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो वो उसको डी पढ़ता है, वास को क्या पढ़ता है? 100 पढ़ता है। समझना? वास को 100 पढ़ेगा, 100 को वास पढ़ेगा, इस तरह जो है बच्चा समझ नहीं पाता, वो कहलाती है डिसलेक्सिया। तो क्या है इसके ताल्लुक से? Predict poses direct challenges in comprehension of written text, coordinating bodily movement। देखो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, बॉडीली मूवमेंट में थोड़ी। तुमने जो है बच्चे के सामने जो है 2-3 हरकतें की है, बच्चा भी वैसे ही दौड़ाएगा। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, फीलिंग भी समझता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। ड्राइंग पिक्चर्स, वो तो ड्राइंग बना सकता है, क्या नहीं बना सकता? रिटर्न टेक्स्ट नहीं समझ सकता है। हाँ, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड एडॉप्ट पेडागोजीज विच आर। प्रभावी और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को ऐसी शिक्षण पद्धतियां अपनानी चाहिए जो कौन सी होनी चाहिए? गुड, कल्चरली रिलेवेंट होना चाहिए। कौन बोलता है ये? हाँ, वाइगोस्की बोलता है, बराबर है। Which methods of learning are emphasized upon by National Education Policy 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से तुम्हारे को NEP 2020, RTE, असेसमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन,
ये 4 टॉपिक से तुम्हारे को 5 से 7 नंबर के मार्क्स तुम्हारे को पूरे पेपर में दिखाई देंगे, बल्कि ज्यादा 10 तक दिखाई देंगे। तकरीबन 10 तक जो है ना इसके रिलेटेड सवाल तुम्हारे को दिखाई देंगे। इस वजह से ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में 150 में से 10 नंबर के लिए सवाल तकरीबन रहेंगे। तो क्या होगा, एडीपी 2020 के मुताबिक, एनईपी 2020 के मुताबिक किस पर जोर दिया गया है, कौन से मेथड पर जोर दिया गया है? हो सकते हैं, अपने को जो है सिर्फ ये ऑप्शन पर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की बात करती है क्या, डिजिटल लर्निंग की, साइंटिफिक लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, ये डिजिटल लर्निंग को जो है ना डाइट स्किल भी बोलते हैं, डाइट स्किल्स। समझ में आया? कौन सा आएगा? बोलो। नहीं, इसके इसके ऑप्शन को नहीं देखना है, हमारे को जो है सिर्फ उस पर फोकस करना है, वर्ड्स पर। क्या आएंगे? चारों आ रहे। टीचर शुड facilitate the acquisition of learning strategies by student. Which of the following ways should a teacher utilize to make learners more skilled? शिक्षक को विद्यार्थियों में अधिगम रणनीति विकास में सहायता करनी चाहिए। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ये है तरीके। एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, कन्वर्जेंट होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए ये? कन्वर्जेंट में और डाइवर्जेंट में क्या फर्क है? ये जो कन्वर्जेंट होता है ये क्या होता है? विद इन बॉक्स थिंकिंग कहलाती है, विद इन बॉक्स होता है, और ये क्या हो? आउट ऑफ बॉक्स होता है। तो हमारे को फोकस जो है डाइवर्जेंट पर करना है। दूसरी बात, हेल्पिंग स्टूडेंट टू सेट अनरियलिस्टिक गोल एंड टाइम टेबल्स। अनरियलिस्टिक क्या होना चाहिए? प्रोमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमंग स्टूडेंट्स। हाँ, इनकरेजिंग देम टू फोकस ऑन व्हाट इज नॉट रिलीवेंट। नॉट रिलीवेंट, रिलीवेंट होना चाहिए। तो कौन सा जवाब है? प्रोमोटिंग आत्म प्रश्न और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए। To become effective problem solver, a teacher should discourage use of dash among learners. कौन से चीज का जो है डिस्करेज करना चाहिए? प्रतिक्रिया समुच्चय, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, एनालॉजीज। रेस्पॉन्स सेट करते हैं ऐसी चीज जिसका जवाब फिक्स हो, वो क्या कहलाएगा? तो हमने अभी तो बात किया।
है।